गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हमें इन सारे टॉपिक पर बात करना है। इन टॉपिक को देखने से पहले हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन नाम का जो टॉपिक है इसे देखिए। ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या था? तो सर, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझने के लिए आर्हेनियस ने अपने प्रायोगिक डाटा के आधार पर समीकरण दिया था। मीनिंग कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझने के लिए आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक डाटा के आधार पर समीकरण दिया, जिसे आर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना गया। आर्हेनियस समीकरण का प्रारंभिक रूप ये था, a × e⁻⁻ आर्हेनियस समीकरण सर इसी को कहा गया है। आर्हेनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रायोगिक निष्कर्ष के आधार पर समीकरण आया। इसी समीकरण को बोला जाता है आर्हेनियस समीकरण। के क्या है? तो सर, के वेग स्थिरांक है। ए क्या है? तो कंपनावृत्ति। ए सक्रियण ऊर्जा। आर गैस स्थिरांक और टी ताप है केल्विन में। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि इस समीकरण से हमें आंकिकी गणना आसान नहीं था। तो इस समीकरण का विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया। उसमें हमें बताया गया कि log K2/K1 बराबर A/2.303 × R 1/T1 - 1/T2। आर्हेनियस इक्वेशन ये है मूल रूप, लेकिन इससे आंकिकी गणना आसान नहीं था। उसी को एक्सपेंड करके और हमें फार्मूला मिला log K2/K1 बराबर -EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2, जहाँ पर K2 अंतिम वेग स्थिरांक, K1 प्रारंभिक वेग स्थिरांक, EA सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक। मान आप लोगे तो इसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अथवा 0.0821 लीटर ATM डेग इनवर्स और 2 कैलोरी, इसका 3 मान होता है। अधिकांशतः आपको ये मान उपयोग में आएगा। 0.0821 लीटर ATM डेग इनवर्स और T1 प्रारंभिक ताप और T2 अंतिम ताप है।
आप चाहोगे तो इस सूत्र पर, आर्हेनियस के इस समीकरण पर आपका अंकिकी भी बनता है। आप अंकिकी बनाओ, जस्ट लॉग में दिक्कत नहीं आनी है। लॉग का वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको एंटी लॉग का भी, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने लॉग और एंटी लॉग का डाटा बखूबी से आपको बता चुके हैं, आप बना लोगे। हाँ, यहाँ पर टॉपिक बदलिए, हम लोग देहली ऊर्जा क्या होता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि प्रभावकारी टक्कर होने के लिए अणुओं की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। प्रभावकारी टक्कर होने के लिए अणुओं की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। अणुओं की इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देहली ऊर्जा कोलाइजन थ्योरी से आया है। तो सर ये देहली ऊर्जा क्या है? तो प्रभावकारी टक्कर होने के लिए अणुओं की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही निश्चित न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाता है। और एग्ज़ाम में इसे ऐसे लिख देता है, थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। रही बात सक्रियण ऊर्जा की, तो इसमें कहता है कि सामान्य अणुओं को सक्रियण ऊर्जा के में कहता है कि सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणु में बदलने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा, सामान्य अणुओं को जटिल अणु में, सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणु में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा अथवा एक्टिवेशन ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल अणु में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और इसको EA अथवा EA से सूचित किया जाता है। और चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया का वेग क्या है, तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के सांद्रण के घटने की दर, अभिकारकों के सांद्रण के घटने की दर अथवा प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रण के घटने की दर अथवा प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। और अभिक्रिया के वेग को ये 6 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है सांद्रण, दूसरा है ताप, तीसरा है दाब, और ये शायद सर गिनती मिस्टेक हो चुका है, आप सुधार लेना। 3, तो ये सर आपका 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 और ये 7। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कुल इतने हैं: सांद्रण, ताप, दाब, अभिकारकों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव। सर सांद्रण क्या हो? सांद्रण किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा तो अणुओं के बीच टक्कर अर्थात
सक्रिय अणु के बीच अभिक्रिया का प्रोसेस बढ़ेगा सांद्रण के बढ़ने से, और इस तरह जब सांद्रण ज़्यादा होगा तो अब अणुओं के बीच अभिक्रिया ज़्यादा होगा, और इसका मीनिंग ये हो जाएगा सर कि अभिक्रिया का दर या वेग भी ज़्यादा होगा। दूसरा टॉपिक है ताप। तो सर कहा जाता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाओ तो अणुओं के बीच सक्रियण प्रोसेस सक्रिय एक्टिवनेस बढ़ता है। ताप बढ़ने से अणु टूटते हैं, अणु टूटते हैं तो अभिक्रिया होना आसान होता है। तो सर ताप बढ़ाओगे तो अणु टूटेगा, अणु टूटकर पहले से छोटा अणु बनाएगा। इस तरह अभिक्रिया के दौरान टूट करके बने नए सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगा, और इस तरह का अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। और एक और बात आप याद रखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दो तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप को 10 डिग्री बढ़ाओ, पहले से जितना ताप था उससे 10 डिग्री ज़्यादा कर दो तो अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। इसलिए इस ताप को आपका बुक लिखा है क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप। और रही बात सर दाब, तो बहुत सारा अभिक्रिया है जो दाब बढ़ाने पर, बहुत सारा अभिक्रिया है जो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है और दाब के घटाने पर घटता है। लेकिन सर किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित कर देना कि इस पर दाब का प्रभाव पड़ेगा ही, यह बहुत ही अनिश्चित बातें हैं। क्यों? तो बहुत सारा अभिक्रिया कमरे के ताप पर होता है और कमरे के ताप पर दाब का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए दाब से वेग प्रभावित होता है, लेकिन इसका असर अभिक्रिया की दर पर बहुत कम माना गया है। अभिकारकों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था मीनिंग, यदि पदार्थ ठोस द्रव गैस 3 अवस्था होता है पदार्थ का, तो यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस हो तो उनके बीच अभिक्रिया की दर धीमा होता है। क्यों? तो उनके अणु आपस में सटे सटे होते हैं। द्रव में अणु आपस में थोड़ा हटके होता है तो अभिक्रिया उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। गैस के कण आपस में अधिक हटे हटे रहते हैं, अतः गैसीय अवस्था का पदार्थ आ गया तो उसमें अभिक्रिया तीव्रता से होगी। मतलब ये कि ठोस में अभिक्रिया की दर कम, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक। यदि ठोस पदार्थ का ढेला लिया जाए सर, टुकड़ा, और उस पर अभिक्रिया हो तो उसका दर कम होगा। लेकिन उसी ठोस पदार्थ को चूर करके चूर्ण बना दो, महीन कर दो और तब उस पर अभिक्रिया में डालो तो अभिक्रिया का दर या वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? तो अभिक्रिया होने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्था भी कुछ भूमिका अदा करता है सर। अवस्था अभिक्रिया की दर पर प्रभाव डालता है। विकिरण का प्रभाव, अभिकारकों की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव और उत्प्रेरक प्रभाव। तो सर अभिकारकों की प्रकृति का मीनिंग क्या हुआ? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो सर यदि एक भाग अम्लीय हो दूसरा भाग क्षारीय हो, अथवा उसके सांद्रण में अंतर हो, तनुता में अंतर हो, तो प्रकृति पर सर निर्भर कर जाएगा। प्रकृति जैसा होगा, कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो अभिक्रिया आपस में करता ही नहीं है, यदि वैसे पदार्थ को आपस में मिला दे सर तो प्रकृति के वजह से वो अभिक्रिया के दर पर असर करेगा। इसलिए कुछ हद तक अभिकारक की प्रकृति भी निर्भर करता है। जैसे चूने और पानी की अभिक्रिया में पत्थर चूना आप लोगे ज़्यादा, चूना का पाउडर लोगे कम, तो चूने और पानी के बीच अभिक्रिया भी कम होगा। तो प्रकृति जैसा है वैसा इफेक्ट तो डालेगा। और विकिरण का प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विकिरण के प्रभाव से होता है। आपका ग्लूकोज घोल के, चीनी घोल के आप धूप में रख दोगे, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, विकिरण के प्रभाव से होता है। मीनिंग ये विकिरण भी अभिक्रिया की दर वेग को इफेक्टिव करता है। और रही बात उत्प्रेरक की, तो इसके बारे में तो आप पहले से जानते हो। उत्प्रेरक
क्या है, तो वह बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा दे या बढ़ा दे। वह बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा दे या बढ़ा दे, मीनिंग ये कि अभिक्रिया की का वेग या दर में परिवर्तन कर दे, तो वैसा बाह्य पदार्थ उत्प्रेरक होता है। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जरूरी है सर, और उत्प्रेरक का उपयोग किया गया, तो अभिक्रिया की दर बहुत तीव्र होगा, और यदि उत्प्रेरक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो अभिक्रिया की दर बहुत धीमा होगा। ऐसी स्थिति में उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की दर या वेग को इफेक्टिव करता है। आपको नोट्स में सारा बात लिखा हुआ मिलेगा, आप नोट्स देख करके वीडियो देखिएगा, बात समझ में आ जाएगा। चौथा चैप्टर में आपका जो भी पढ़ाई होना था हमने ऑनलाइन में इन 4 वीडियो की मदद से आपको दे दिया। आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन लिख करके भेजिएगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि सर ऐसा होता है क्या, तो सर कैसे पता चलेगा कि आप पूछना क्या चाहते हो। आपको प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आपको स्पष्ट लिख के भेजो।